अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था गलुसेक ला और उसमें हमने उसकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल जो उसकी डेरिवेशन वगैरह थी वो हमने की थी। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ किया था। तो बॉयल्स लॉ का मैंने बताया था किसने दिया और स्टेटमेंट दी थी और उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो रहता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और उसके बाद कुछ पार्शियल एप्लीकेशन देखेंगे बॉयल्स लॉ की। उसके बाद कोई टॉपिक नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ आपको कैसे समझाऊंगी। एक बार पहले आप देखें कि मैंने आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब जब ना टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना कम हो रहा होगा, तो जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। मतलब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये था कि जितना वॉल्यूम जो होगा, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी। तो क्या था रिलेशन, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ में हम कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कि हमने क्या किया, मान लो सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मान लो मैंने 2 kg गैस डाल दी। ठीक है, 2 kg, अब मुझे पता चल गया कि जो वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इक्वल टू 2 kg, नॉन हो गया, समझ आ गई। अब इस और एक पार्टिकुलर प्रेशर पर, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर प्रेशर है उस पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, इस जो ये कंटेनर है इस पे पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये जो कंटेनर है डेट इज़ फीटेड विद अ पिस्टन, मतलब इस पे पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, देखो कंटेनर ये था, अब क्या हो गया, यहाँ पर भी 2 kg गैस थी, यहाँ भी अभी भी 2 है 2 kg, लेकिन जो वॉल्यूम था यहाँ घेरा हुआ वो देखो, ये यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा था, यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कम हो गया प्रेशर के बढ़ाने के साथ। ठीक है, तो अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाया तो ऐसा देखा गया कि जो वॉल्यूम है गैस का वो कम हो गया। ये तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इस तरह हम एक ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जिसको बोलेंगे आइसोथर्म। थर्म इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर, आइसो मतलब कांस्टेंट। ठीक है, जैसे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते रहोगे, मतलब ये इनिशियल था, देखो कितना हाई है वॉल्यूम, यहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते रहोगे वैसे वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, ये जो कर्व्स नीचे की तरफ आती हैं इसका मतलब होता है डिक्रीज़। अब अगर कोई कर्व ऐसे जा रही है ऊपर तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है। समझ आ गई, आई होप आगे होगी। अब कुछ पार्शियल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पार्शियल एप्लीकेशंस ऑफ BL लिख देती हूँ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, नंबर 1, देखो जब कोई क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं या माउंटेनर्स है ना, जो ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं, आपने देखा होगा वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो अब अगर देखा जाए सी लेवल पर, है ना,
सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हाई होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई, जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम अगर देखा जाए, मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है तो हवा अगर देखी जाए एयर, तो एयर जो है वो डेंस होगी, ठीक है। हवा जो है, एयर जो है वो डेंस होगी। अब डेंस है मतलब घनी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, तो ईज़िली आपको ऑक्सीजन हवा एयर में से अवेलेबल होगा, ठीक है, आप आराम से ब्रीदिंग करेंगे। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, देखो अब अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया आई रिपीट इट वंस अगेन, सुनिए। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या सिर्फ आप जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमें अभी दो ही चीज़ें समझ आ रही हैं, प्रेशर वॉल्यूम, है ना, क्योंकि ये वॉइस इसी के साथ डील कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जो होगा, है ना, वो मतलब जो मतलब जहाँ पर जितना वॉल्यूम होगा वो डेंस होगा, ठीक है। मतलब जो हवा का, जो एयर का वॉल्यूम होगा वो डेंस होगा। अब डेंस होने से क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है, तो ऑक्सीजन हमें ज़्यादा अवेलेबल है, हम आराम से सांस ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे क्लाइंबर्स वगैरह जाते हैं, तो हाई अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। याद रखिएगा, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहेगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो जो वॉल्यूम है एयर का, देखो जो वॉल्यूम है एयर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एक बार फिर से सुनना, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जो वॉल्यूम होगा एयर का वो डिक्रीज़ होगा। अगर ये हाई है तो यहाँ पर डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम। तो देखो अगर इतने वॉल्यूम में कोई चीज़ और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी ना, है ना, तो इसीलिए ज़्यादा अवेलेबल है। अब हाई एल्टीट्यूड पे जब आप ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जो वॉल्यूम है एयर का वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा, है ना, तो जब वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ज़्यादा फैल जाएगा, तो कम कम हवा मिलेगी, मतलब कम कम जो एक्सपेंशन होगा एयर का वो ज़्यादा होगा, तो कम कम ऑक्सीजन O2 जो होगी वो अवेलेबल होगी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपने सुना होगा कि जो लोग जहाज़ वगैरह पर बैठते हैं उनके पास अगर फाउंटेन पेन हो तो वो बोला जाता है कि इसको साथ मत लेके जाएं, क्योंकि इंक निकल जाती है और आपके कपड़े बाहर आ जाती है और डैट विल स्पॉइल जो क्लॉथ्स, कि आपके कपड़े ख़राब कर देगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि या क्या होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, शॉर्टकट लिख रही हूँ, ये होगा कम, तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पेन के अंदर ही देखिए आप, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, ये रिफल है, और इसमें जो इंक है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बाहर ही आएगी ना फिर वो, है ना, तो फिर जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फाउंटेन पेन से बाहर आ जाती है इंक और क्लॉथ्स को स्पॉइल कर देती है, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इनको जब भी आप फ्लाइंग जेट या कहीं एरोप्लेन वगैरह पे बैठते हैं तो आपको क्या करना होता है, पेन नहीं साथ लेके जाना होता। आई होप यहाँ तक कुछ ना कुछ आपको तो ज़रूर समझ आया होगा। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ है 3rd नंबर का, वो है एवोगैड्रोस लॉ। इस अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, मतलब इन्होंने दिया था तो इसी के नाम एवोगैड्रोस का लॉ। एक्चुअली ये जो लॉ था ये अमेडो एवोगैड्रो ने दिया था 1811 में, ठीक है। अब ये जो लॉ है ये रिलेशनशिप किस किस के बीच देता है, वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के बीच का रिलेशन देता है जब कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी,
जब प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होंगे तब। एक बार फिर से आई रिपीट इट वंस अगेन कि इन्होंने क्या बोला, एवोगैड्रो ने, कि ये रिलेशन देते हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के बीच जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। स्टेटमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, मतलब अगर मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, कोई भी है, इनका इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। मान लो इनका जो वॉल्यूम है 100 है सबका, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इन सब गैसेस का जो इक्वल वॉल्यूम होगा ना, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर। मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैस। हेयर n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, ये स्मॉल n जो है ये दिखाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए v इज़ इक्वल टू के एन, के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं v ये अपॉन n, ये वाला v अपॉन n इज़ इक्वल टू के, ये वाला इधर ले आए, ठीक है, रीअरेंज किया। अगर n जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है एट वॉल्यूम v1, तब क्या होगा, तब होगा v1 बाई n1 इज इक्वल टू के, ये बन जाएगा 1। और अगर n2 जो है नंबर ऑफ मोल है गैस के एट वॉल्यूम v2, तब v2 बाई n2 इज इक्वल टू के। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 बाई n1 इज इक्वल टू v2 बाई n2, ठीक है। देखो एक बार फिर से सुन लो, स्टेटमेंट के हिसाब से ही हमने ये निकाला कि जो v है, जो वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उनको टेम्परेचर और प्रेशर को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोथ आर कांस्टेंट। तो v जो है वॉल्यूम है, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ये क्लियर हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने इज़ इक्वल टू के लगा दिया, ठीक है। जब इज़ इक्वल टू के लगाया तो ये इसकी जगह इसने ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, रीअरेंज करके लिखा, इसको यहाँ ही रखा और इसको उठा के इधर ले आया, इसके नीचे बिठा दिया और इज़ इक्वल टू के वैसे का वैसा है। अब अगर इसने क्या बोला कि v1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है और n1 जो है इनिशियल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर n1 जो है वो नंबर ऑफ़ मोल, n1 जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं गैस के एट वॉल्यूम v1, तो तब इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चा, इसी इक्वेशन को लिखा, v की जगह v1 लिख दिया, n की जगह n1 लिखिया, क्योंकि अब हमने ये बात बोली कि n यहाँ पर n नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और v वॉल्यूम है गैस का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, v1 जो है वॉल्यूम ऑफ गैस है और n1 जो है नंबर ऑफ़ मोल ऑफ गैस है, तो n1 v1 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने यही बात बोली कि अगर 1 की जगह v2 जो है वॉल्यूम है गैस का और n2 जो है नंबर ऑफ़ मोल है गैस के, तो हमने यहाँ v और n की जगह v2 और n2 लिख दिया, v2 बाई n2 इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड ये k और k दोनों बराबर है, k इज इक्वल टू k। अगर ये दोनों बराबर हैं, ऐसा बोला जाता है अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, तो या राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी, तो अब ये दोनों भी बराबर होंगे। इसीलिए हमने ये चीज़ v1 बाई n1 है, v1 अपॉन n1 किसके बराबर कर दिया, इसके, इज इक्वल टू v2 अपॉन n2, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये कैसा हुआ क्या हुआ, ये फिज़िकल केमिस्ट्री है बच्चे, इसमें थोड़ा तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।